नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर राजीव पत्री और आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। आज हमें चर्चा करनी पड़ रही है फिर से, वही मामला है कि राज्य चयन आयोग के भंग होने के बाद आज 13 महीने लगभग हो गए हैं उसको भंग हुए। वो क्रियाशील नहीं है जिसके चलते कई रिजल्ट पेंडिंग है। अब कल ही सचिवालय पे के बाहर प्रदर्शन किया जेओएआईटी के अभ्यर्थियों ने, लगभग सैकड़ों अभ्यर्थी पहुँचे। उन्होंने एक माँग की, या तो हमारा रिजल्ट निकाल दो, नौकरी दे दो या हमें ज़हर दे दो। और मुख्यमंत्री से मिलने की कोशिश करते रहे, रात तक बैठे रहे लेकिन नहीं मिल पाए। आज सुबह ही वो मिले हैं। तो मुख्यमंत्री जी ने उनको आश्वासन दिया है कि इसको जल्द करेंगे, लेकिन उन्होंने एक बड़ी बात कही है कि आप सभी मंत्रियों से मिलें और मंत्रियों की नाराज़गी दूर करें। मंत्रियों को क्या नाराज़गी हो सकती है इन लोगों से? 2020-21 में ये पद निकाले गए थे 1867 और लगभग 2 लाख बच्चों ने हिमाचल प्रदेश की परीक्षा दी थी। उनमें से 4335 बच्चे उत्तीर्ण हुए थे। अब उनका रिजल्ट निकालना है और मामला हाई कोर्ट से होता हुआ सुप्रीम कोर्ट भी पहुँचा और सुप्रीम कोर्ट में 9 नवंबर को इनका कंडीशनल रिजल्ट निकालने के लिए हरी झंडी दे दी गई है। लेकिन लोक सेवा आयोग जो कि कर्मचारी चयन आयोग भंग है, उनके रिजल्ट निकालने का जिनको जिम्मा था, उसने इनकार कर दिया है। वहीं सरकार भी ऐसी स्थिति में है क्योंकि पेपर लीक हुए हैं, कैसे रिजल्ट निकालें? लेकिन जब सर्वोच्च न्यायालय ने कह दिया कि कंडीशनल रिजल्ट निकाल दो, जब कोई जाँच में कोई ऐसा आउटपुट आएगा, उसके बाद जो दोषी होंगे उनको फिर कंडीशनल होगा ये रिजल्ट। बच्चे घूम रहे हैं लेकिन आश्वासन उनको नहीं मिल रहे हैं। अब उन्होंने कहा है कि अगर मार्च तक हमारा रिजल्ट निकल जाता है, ठीक है, मंत्रियों से भी मिलेंगे, उनको भी पूछेंगे उनको क्या हमारे से नाराज़गी है। उन्होंने कहा नहीं तो फिर हम भी रास्ता इख्तियार करेंगे, सड़कों पे आएँगे और लोकसभा चुनाव भी आ रहा है, तो कांग्रेस को कहीं न कहीं सबक भी सिखाएँगे। तो आज हम इसी विषय पे चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे साथ चर्चा में भाग ले रहे हैं चंदन राणा जी हैं, युवा कांग्रेस के हिमाचल प्रदेश के मीडिया विभाग के चेयरमैन हैं, वो हमारे साथ जुड़े हैं। पंकज जम्वाल जी हैं, प्रदेश भाजपा के वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, वो हमारे साथ जुड़े हैं। अमित ठाकुर हैं, छात्र नेता हैं, एसएफआई की हिमाचल प्रदेश की इकाई के महासचिव हैं, वो हमारे साथ जुड़े हैं। तो मैं चंदन जी ये जानना चाहूँगा कि नई डेवलपमेंट हुई सुबह ही कि मुख्यमंत्री जी ने ऐसा क्यों कहा कि वो मंत्रियों से मिलके उनकी नाराज़गी दूर करें? मंत्रियों को क्या नाराज़गी हो सकती है इन युवाओं से? जी, चंदन जी। हाँ जी, नमस्कार जी। देखिए, जी, हमारी जो संवेदनाएँ हैं वो इन छात्रों के साथ है, अभ्यर्थियों के साथ है और हमें कहीं न कहीं खेद भी है कि पिछले 4 साल से इन्हें संघर्ष करना पड़ रहा है। अगर हम एक क्रोनोलॉजी को समझें तो ये जो भर्ती निकली थी 2020-21 में निकली थी। 2020 में एडवर्टाइज़ हुई थी। मार्च 2021 में इसकी परीक्षा ली गई और रिजल्ट डिक्लेयर किया गया अगले फरवरी 2022 में। शायद इसके वैसे तो ये जो एंट्रेंस होता है ओएमआर शीट पे होता है और 2-4 महीने में इसका रिजल्ट निकालना कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं है। लेकिन हो सकता है उस समय की जो सरकार थी उसकी मंशा इस तरह की होगी कि हम जो इलेक्शन गोइंग ईयर है तो चुनाव आने के नजदीक इस रिजल्ट को डिक्लेयर करें। और जब जी, 2022 फरवरी मार्च में जब इनकी टाइपिंग टेस्ट और इनकी जो फिजिकल वेरिफिकेशन स्टार्ट हुई वो जुलाई तक चलती रही। उसके बाद इसी परीक्षा के कुछ अभ्यर्थी कोर्ट में चले गए अपनी कुछ जी, तकनीकी विफलताओं को लेके और वो जो रिजल्ट था डिक्लेयर नहीं हो सका। उसके बाद 2022 दिसंबर में हमारी सरकार बनी और 26 दिसंबर 2022 को एक पेपर लीक की घटना हुई जिसमें चयन जी, बोर्ड के बहुत सारे कर्मचारी भी पकड़े गए और जनवरी फरवरी में मुख्यमंत्री ने चयन आयोग को भंग करने का आदेश दे दिया और उस चीज को इतना सीरियसली लिया गया कि इवन सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी तक को भी सजा दे दी गई। और उसके बाद ये जो अभ्यर्थी थे फिर भी अपनी मांग को लेकर आते रहे और जनवरी 2023 में मुख्यमंत्री ने इनको मिलने का मौका दिया क्योंकि जो राइट टू प्रोटेस्ट है, डिसेंट है, ये डेमोक्रेसी में सबका अधिकार है और हमारे जी, मुख्यमंत्री इन चीजों के लिए बहुत संवेदनशील है। उन्होंने पहले की सरकार और कमजोर मुख्यमंत्रियों की तरह ये नहीं किया कि उनको पुलिस को भेज के कोई कार्रवाई की, उन पे नाजायज एफआईआर लॉन्च की गई। उन्होंने उन्हें मिलने का मौका दिया और उसके बाद जो अभ्यर्थी थे और सरकार अपना अपील लेके सुप्रीम कोर्ट में चली गई और 9 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि इस रिजल्ट को क्योंकि बीच में प्रोसेस ऐसी थी कि अभ्यर्थी भी उत्तेजित हो रहे थे और सरकार भी संवेदनशील थी इस मुद्दे को लेकर, रिजल्ट डिक्लेयर करने को लेकर। तो सरकार में ये चलता रहा कि शायद इस पोस्ट को और पोस्टों को इकट्ठे मर्ज करके रिजल्ट को आउट कर दिया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस प्ली को नहीं सुना और सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया कि इसे बिना मर्ज किए रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाए। और उसके बाद उसी संवेदनशीलता पर कार्य करते हुए मुख्य सचिव ने 27 नवंबर को एक बैठक बुलाई कार्मिक विभाग के साथ। तो कार्मिक जी, विभाग ने भी उस पर कुछ आपत्तियां जाहिर की और उसे लॉ डिपार्टमेंट में फॉरवर्ड कर दिया। तो
जी। इसी कार्रवाई को फिर अब पिछले कल अभ्यर्थी द्वारा सचिवालय के बाहर पहुंचे और आज मुख्यमंत्री जी ने उन्हें मिलने का मौका दिया और एक बड़े अच्छे तरीके के साथ उनके प्रतिनिधियों से बात की और ये बात रखी कि जो हमारी कैबिनेट में मैं इसे पहले भी लेके जा चुका हूं और मैं आपके लिए बहुत सीरियस हूं, संवेदनशील हूं। और क्योंकि कैबिनेट का मुख्य तो मुख्यमंत्री ही ऑब्वियस है, लेकिन कैबिनेट की बैठक में मुख्य सचिव भी मौजूद होता है, अन्य मंत्री मौजूद होते हैं। तो उन्होंने अभ्यर्थियों से एक बात रखी कि आप अपने लेवल पर उन मंत्रियों से बात करिए और अगली कैबिनेट जो भी होगी मैं उस पर सीरियस लूंगा और जल्दी से जल्दी इस पर कार्रवाई कर दी जाएगी। चंदन जी, ये लोग पहले भी मिले थे, तभी भी मुख्यमंत्री जी ने पिछले साल भी कहा था कि 60 दिन के भीतर आपका रिजल्ट निकल जाएगा। वो जी 60 दिन क्या, वो 180 दिन भी हो गए, है ना? कुछ नहीं हुआ। अब इनका ये कहना है कि लोकसभा के चुनाव आने वाले हैं, आचार संहिता लग जाएगी। तो जो करना है जल्दी कीजिए, क्योंकि अब सब्र भी इनका खत्म हो रहा है। कोई ज़हर खिला दो, ऐसी बातें भी कल कर रहे थे, आपने देखा होगा, मीडिया में भी आए कि अगर हमें नौकरी दे दो या बता दो हम इसमें पास है तो 1867 लोग ही इनमें से लगने हैं। तो ऐसा क्यों, मतलब क्योंकि कर्मचारी चयन आयोग को भी अब शुरू करने में लंबा समय हो रहा है, कहीं न कहीं। व्यवस्था को अभी तक देखिए कि पब्लिक सर्विस कमीशन से कंसेंट ऑफ ऑपरेट आना है, वो ही नहीं पब्लिक सर्विस कमीशन ने दिया अभी तक। वहाँ पे एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी तो बिठा दिए गए हैं, लेकिन ना वहाँ पे स्टाफ भी शॉर्ट है, फिर वहाँ पे मेंबर लगने हैं, चेयरमैन लगना है। कहीं न कहीं कर्मचारी चयन आयोग तो तभी काम कर सकेगा। जी, आपकी बात बिल्कुल सही है। एक 4 साल का जो वक्त होता है एक युवा की जिंदगी में बहुत अहम होता है और इस दौरान वो कई उतार चढ़ाव से गुजरता है। फैमिली का प्रेशर होता है, उम्र भी 22 से 30 के बीच में होती है और अन्य एग्जाम भी चल रहे होते हैं, तो उस पे कई तरह का प्रेशर होता है और उन युवाओं का उत्तेजित होना या कहीं न कहीं इमोशनल होना स्वाभाविक है। मैं और आप भी उसकी जगह होते तो शायद हम भी इसी दौर से गुजरते। लेकिन ये जो चयन बोर्ड को द्वारा संचालित करने की जो कार्रवाई है, जिसमें एक अधिकारी भी बिठा दिए गए हैं, क्योंकि भंग किए भी हुए भी अभी 12 महीने हुए हैं और जो सबसे मेन दिक्कत है रिजल्ट डिक्लेरेशन में कि ये मामला लगातार न्यायालय में लामबंद रहा है और उसके बाद जब इसे हम रिइंफोर्स करें और प्रोसेस में लाएं तो जो हमारे लॉ ऑफिसर हैं उनकी भी कुछ ना कुछ त्रुटियां रहती हैं। तो उन्हीं त्रुटियों को लेके एक जो इंतजार किया जा रहा है और अदरवाइज हमारे जो मुख्यमंत्री हैं इन बातों को लेके बहुत संवेदनशील हैं। वो हमेशा और चाहे जेओआईटी के युवा हो चाहे प्रदेश का कोई भी युवा हो, उनके साथ वो कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं और बार बार उन्हें सुनते हैं। और हमारा ये मानना है, हम भी अपने लेवल पर युवा कांग्रेस के माध्यम से 2-3 बार मुख्यमंत्री से इस रिजल्ट को डिक्लेरेशन के लिए बात कर चुके हैं और हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में से सॉर्ट कर दिया जाएगा। जी। जी, पंकज जी, आपने भी देखा, क्योंकि ये कहीं न कहीं आपके भाजपा के समय में आपकी सरकार ने जो आँखें मूंदे रखी, वहाँ पे पेपर लीक होते रहे, आपका ध्यान नहीं गया। वो ध्यान सुकू सरकार का गया, आते ही उनके जो ध्यान में था, हालाँकि ये कहीं न कहीं इंटेल था कि वहाँ पे कुछ हो रहा है। आपकी सरकार ने कुछ नहीं कहा, वहाँ पे सचिव 4 साल तक आपने एक ही एचएस अधिकारी को सचिव रखा और वो निचले स्टाफ के साथ मिलके पेपर लीक करते रहे और पैसों से पेपर बेचते रहे। इस आपकी सरकार की कहीं न कहीं जो कोताही रही है, आज जो युवा वर्ग भुगत रहा है उसको, और उसको ये तक बोलना पड़ रहा है, अब तो हमें ज़हर ही दे दो, अब तो बहुत हो गया। और क्योंकि मौजूदा सरकार भी तेज़ी से कोई कार्य नहीं कर रही है, वो भी कहीं न कहीं उनकी भी खामी है। जी। देखिए पथरिया जी, ये जो सरकार आई, ये एक व्यवस्था परिवर्तन लेकर अपने आप को और झूठी गारंटियां देकर ये सरकार सत्ता में आई। इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में कहा कि हम 1 लाख नौकरियां हम इस सरकार में देंगे और पहली कैबिनेट में हम ये नौकरियां उस समय 1 लाख जारी कर देंगे। आज 1 साल लगभग 2 महीने हो गए हैं, कोई नौकरी के कहीं पर कोई व्यवस्था नहीं की गई है। और मैं इस बात पर आना चाहता हूं कि मानते हैं कि अगर वहां पर त्रुटि हुई है, इन्होंने राज्य जो आयोग था, अब चयन आयोग था, उसको भंग कर दिया। वहां पर भी इन्होंने, अगर वो एफआईआर लॉन्च हुई, वो पकड़ी गई, तो उसके बाद भी इन्होंने वहां पर राज्य चयन आयोग को भंग किया, फिर बोला कि हम इसको जल्दी से जल्दी खोल देंगे। उसमें इन्होंने कुछ आज आप मान लीजिए लगभग 1 साल 2 महीने हो गए, इन्होंने वहां पर भी कुछ नहीं किया, वहां एक अधिकारी बिठाया। आज जब से सरकार बनी है, 9 बार आदरणीय मुख्यमंत्री जी बोल बैठे हैं कि हम इसका रिजल्ट घोषित कर देंगे। 9 बार, ये मैं पूरा बताना चाहता हूँ, 9 बार इन्होंने कहा।
अच्छा, फिर इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी कि आप 1800 जो 65 ये हैं, इनको आप कंडीशनली इनको इनका रिजल्ट डिक्लेयर करें और इनको अपॉइंटमेंट दे। इन्होंने उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की। और चंदन जी ने खुद कहा कि जब हमारी सरकार ने उस समय जब इस पोस्ट की लिए टेस्ट लिए तो उसमें कुछ अभ्यर्थी कोर्ट में गए, उस कारण लेट हुए। और इन्होंने खुद कहा, और वो टेक्निकल प्रॉब्लम में वो रिजल्ट आगे होता रहा। पर मैं ये पूछना चाहता हूं कि आप क्या 1 साल 2 महीने में जो अपने आप को व्यवस्था परिवर्तन का एक नारा देते हैं, क्या इनसे इतना भी ये नहीं हो पाया कि आप 9 बार घोषणा कर रहे हैं और आज तक आपने ऐसा भी इंस्ट्रूमेंट तैयार नहीं किया जिससे कि आप इसका रिजल्ट घोषित कर सकें। इन्होंने राज्य चयन आयोग को दिया, उन्होंने मना कर दिया। अब ये सारी त्रुटि तो मैं कहता हूं कि आप जो अगर हमारे से गलती हुई है बाय द वे, तो आप उसको सुधारें ना। आपने कहा कि व्यवस्था परिवर्तन, आप और जगह आप झूठी गारंटियां दे रहे हैं। आपने 1 लाख युवाओं को बोला कि हम पहली कैबिनेट में नौकरियां देंगे, आप उसमें कोई काम नहीं कर रहे हैं। आप 1500 की बात करें, वहां नहीं कर रहे हैं। तो ये एक तरह से एक पहली बार हुआ है हमारे हिमाचल प्रदेश में कि युवा जहर खाने को मजबूर हो गया है। आप संवेदनशीलता की बात करते हैं, ये कल से बैठे हुए हैं बेचारे बच्चे, आज सवेरे आज इनको मिलने का समय दिया। इतना मुख्यमंत्री कहाँ बिजी थे कि उनको मिलने का समय ही नहीं मिला? 5 मिनट वो दे नहीं सकते थे? ये ऐसे संवेदनशीलता होती है। इन्होंने मंत्रियों, अब देखो 9वीं बार घोषणा करके बोला कि मंत्रियों से मिलो। अरे इन्होंने बेचारों ने, बेरोजगारों ने अब लॉबिंग करनी है कि एक एक मंत्री के पास उनके पैर पकड़ेंगे, ये जाकर युवा युवा बेरोजगार, और वहां जाकर पैर पकड़ेंगे कि जी हमारा वहां पर आप कैबिनेट में नाम लीजिए। ये एक हास्यास्पद स्थिति है। और मुख्यमंत्री जी अनुभवहीनता है उनमें, वो समझ नहीं रहे हैं। वो बस बातों बातों में और मुंगेरी लाल के हसीन सपने जनता को जो 1 साल 2 महीने से दे रहे हैं, और वो एक युवाओं को एक भावनाएं नहीं समझ रहे हैं कि ये इनके साथ क्या हो रहा है। आपने जब खुद बोला कि ये राज्य चयन आयोग में गलत हुआ है, तो मान लिया गलत हुआ है, एफआईआर लॉन्च हुई, पकड़े गए, जो हो रहा है वो कार्रवाई हो रही है। पर रिजल्ट घोषित करने में इनको क्या तकलीफ है? नया बोर्ड बनाने में इनको क्या तकलीफ है? इन्होंने हमेशा घोषणा की कि हम अब नया बना रहे हैं जी, वहां एक अधिकारी बैठा दिया है। ये युवाओं के साथ एक भद्दा मजाक कर रहे हैं। और आने वाले समय में ये इलेक्शंस में अब इन्होंने एक नया बहाना ढूंढ दिया कि आप कैबिनेट में बैठें, और ये कुछ भी इन युवाओं के साथ नहीं करना चाहते हैं। और इनकी मंशा भी कोई अच्छी नहीं है मुख्यमंत्री जी की और इनके पूरे कैबिनेट की। अभी देखिए आप, हमारे विक्रमादित्य जी मंत्री जी, उन्होंने पहले कितनी बोलते थे कि सरकार आते ही हम जीओआईटी का इनका रिजल्ट घोषित कर दें। आज आप 1 साल 2 महीने हो गए, एक शब्द नहीं बोला इन्होंने बेरोजगारों की तरफ से कि हाँ जी इनके साथ गलत हुआ है, इन अभ्यर्थियों के साथ गलत हुआ है। एक शब्द बोला उन्होंने? ये सरकार में कोई संवेदनशीलता नहीं है। ये युवाओं के साथ मजाक कर रहे हैं, बेरोजगारों के साथ मजाक कर रहे हैं। अभी तक इन्होंने एक नौकरी नहीं दी है 1 साल 2 महीने में। अभी तक इन्होंने एक नौकरी नहीं दी है। सिर्फ घोषणाएं और झूठी घोषणाएं ये कर रहे हैं। लेकिन आपके नेता भी देखिए पंकज जी, जब राज्य चयन आयोग की बात चलती है तो आपके नेता भी कहीं ना कहीं चुप्पी साध लेते हैं, बड़े नेता, क्योंकि उनके समय में वहां पे एक के बाद एक पेपर लीक हुआ और उसकी एक से एक कड़ी जुड़ती जा रही है। सिर्फ जेओआईटी नहीं, और भी कई बहुत से पदों पे, क्योंकि कंटिन्यूटली अब जांच चल रही है तो कड़ियां जुड़ती जा रही हैं। अब इन लोगों के साथ भी कोई नहीं खड़ा हो रहा कहीं न कहीं, और आप अगर समय रहते इनका 2023 में चुनावों को ना देखते हुए समय पर रिजल्ट निकाल देते तो ये स्थिति नहीं आती कहीं न कहीं। ये अभ्यर्थी अपने आप, जैसे बताया चंदन जी ने, अभ्यर्थी टेक्निकल ये कोर्ट में गए हुए थे, तो उस समय ये डिक्लेयर नहीं हो पाया। और जो अगर एफआईआर लॉन्च हुई है, सब पकड़े गए हैं, उसमें हम तो उनको बचाने की कोई हमारी भाजपा की तरफ से कोई मंशा नहीं है कि उनको बचाया जाए। जो दोषी है उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। पर 1 साल 2 महीना बहुत वक्त होता है कि इतना वक्त हो गया है इनको नया बनाकर, जो जो जिन्होंने अंदर जाना है, जिन्होंने गलत काम किया है, हम उनके साथ नहीं खड़े हैं। हम तो बोलते हैं उनको आज से जल्दी सजा दी जाए। हम तो उनका पक्ष नहीं ले रहे हैं। पर हम ये कह रहे हैं कि आपने क्यों 9 बार घोषणा की कि अब आपका रिजल्ट अब डिक्लेयर होगा, आपका रिजल्ट अब डिक्लेयर करने वाले हैं हम।
या अब इनकी मंशा देखिए ना आप। हम तो बोल रहे हैं कि जिनके ऊपर जो है वो कार्रवाई की जाए। जी, चलिए अमित जी जुड़े हैं हमारे साथ, छात्र नेता है युवाओं। अमित जी, युवाओं के साथ लगातार कहीं न कहीं हर सरकार खेलती आती है, उनके रोज़गार को लेके, उनकी शिक्षा को लेके। अब हमारे प्रदेश की हालत ये हो गई है कि हम 13.8% बेरोज़गार हमारे प्रदेश में खड़ी हो गई है, सबसे बड़ा आंकड़ा हो गया है ये। और रिज़ल्ट जो है, कर्मचारी चयन योग जो है वो भंग है, फंक्शनल नहीं हो पा रहा, तो रिज़ल्ट लोक सेवा आयोग निकाल नहीं रहा, मतलब फुटबॉल बने हुए हैं। कहीं न कहीं अब जब सुप्रीम कोर्ट से फैसला भी हो जाता है 9 नवंबर को और उसके बाद भी लंबा समय लगा दिया जाता है और युवा सड़कों पे उतर आते हैं। अगर ऐसी हालत रही तो इस प्रदेश का क्या होगा? जी, अमित जी। जी बिल्कुल, मैं अभी तक आपकी चर्चा में हमारे दोनों प्रदेश की बड़ी राजनीतिक दलों के प्रवक्ता यहाँ पर है। उन्होंने अपनी बातचीत में जो चिंता जाहिर की इस मुद्दे को लेकर, किस तरह से युवा आज प्रदेश के अंदर अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है। जो एग्जाम उसने आज से लगभग 3 साल पहले उसने पास किया है और उसके बाद भी उसको जो है अभी तक ज्वाइनिंग नहीं मिल रही है। और दुर्भाग्य हमारा ये है कि दोनों पार्टियां आपस में एक दूसरे के ऊपर लांछन लगाती आई है, वो हमेशा से। पेपर लीक पिछली सरकार के कार्यकाल के अंदर होते हैं या पिछली सरकार के दौरान जो है ये परीक्षाएं करवाई जाती है और उसके बाद दूसरी सरकार जब अभी जो है हमारे प्रदेश के अंदर बनती है, तो वो एक बहुत बड़ी कार्रवाई हम उसको मानते हैं कि वहां पर हमीरपुर के अंदर उस बोर्ड को जो है स्थगित किया गया, उसको बर्खास्त किया गया। लेकिन सरकार की जिम्मेदारी केवल उसको बर्खास्त करने की नहीं है। आप व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर उसकी जगह पर क्या स्थापित कर रहे हैं, उसकी जगह पर आप दूसरा जो हमारा सर्विस सिलेक्शन बोर्ड होगा उसको गठित करो, ताकि आने वाले समय में जो हम परीक्षाएं कराएंगे या जो उसका काम है वो ना रुक जाए। लेकिन पिछले 1 साल से सरकार ने 1 महीना लगाया उसको बंद करने में, लेकिन पूरा साल बीत गया, अभी तक वो शुरू नहीं हो पाया है। जी। त्रिपुरा, हरियाणा के बाद हिमाचल प्रदेश तीसरा बड़ा राज्य बन चुका है, जहां पर अमित जी कोई दिक्कत आ रही है हो रही आपके है। वहाँ? अमित जी, आप दोबारा जी, आवाज़ नहीं आ वो रही है आपकी। हाँ जी, हाँ, हाँ। बोलिए, बोलिए। जी, जी। वो पूरी नहीं हो पा रही है, जिस कारण आप देख रहे हैं कि जो बेरोजगार युवा है वो जो है लगातार हताश बैठा है। आप जेईआईटी की बात कर लीजिए, लेकिन इसके अलावा भी दूसरे बहुत सारी परीक्षाएं हैं जिसके लिए लगातार लोग जो है इंतजार कर रहे थे। और अभी बड़े समय के बाद, पूरे 5 साल बीत जाने के बाद कॉलेज कैडर की भर्ती अभी हुई है। अभी पीजीटी बड़े लंबे समय के बाद जो है कई सब्जेक्ट का, तो पहली बार जो पिछले 5 सालों के अंदर हुआ है। हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो भर्तियां हुई है और इसमें जो लोग अभी अपना एग्जाम क्वालिफाई करके जो है अब ज्वाइनिंग का इंतजार कर रहे हैं, लगातार सरकार से दरख्वास्त भी कर रहे हैं। सरकार को इनकी बात को संवेदनशील होकर सुनना चाहिए और उसमें क्या दिक्कत आ रही है, क्योंकि दिक्कत होनी नहीं चाहिए। जब सुप्रीम कोर्ट ने भी आपको कह दिया है कि आप जो है इसको जल्दी से जो है पूरी भर्ती प्रक्रिया को जो है खत्म कर दें, और हाई कोर्ट ने भी उसके बाद जो है उसके अंदर, हाँ, हाई कोर्ट ने भी उसके बाद जो है 12 हफ्तों का समय देकर जो है सरकार को बोला कि आप इस भर्ती प्रक्रिया को पूरा कर लें। तो उसके बावजूद भी सरकार को ऐसी क्या दिक्कत आ रही है, हम वो जानना चाहते हैं। और ये स्टूडेंट्स भी जो वहां पर शिमला के अंदर एकत्रित हुए हैं, ये भी यही जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्यों सरकार इसको लगातार जो है डिले करने की कोशिश कर रही है। पहले ही हमारे अलग अलग विभागों के अंदर इतने पद रिक्त पड़े हैं, वहां पर जब हम किसी भी कामकाज को करने के लिए जाते हैं तो वहां पर जो है अधिकतर सीटें जो वेकेंट है, जिस वजह से बहुत सारे काम लंबित पड़े हैं। तो अगर हिमाचल प्रदेश के अंदर जेईआईटी का, क्योंकि इसका एक बहुत बड़ा काम रहता है किसी भी प्रशासनिक दफ्तर के अंदर, आप अगर देखेंगे तो अगर ये समय से सरकार जो है इसकी संवेदनशीलता को समझती है, तो जल्दी से इसको जो है एक सकारात्मक पहल करते हुए मुख्यमंत्री जी को भी और पूरे कैबिनेट को, जिस तरीके से मुख्यमंत्री साहब भी कह रहे हैं कि शायद कैबिनेट के कुछ मंत्री नाराज है, अब उनको क्या नाराजगी हो सकती है इन स्टूडेंट से या इन बेरोजगार युवाओं से, या इन्होंने क्या बिगाड़ा ऐसा हमारे कैबिनेट के अलग अलग मंत्रियों का। वो तो लगातार दरख्वास्त ही कर रहे हैं पिछले 1 साल से, अलग अलग मंत्री से, अलग अलग जो है कैबिनेट के लोगों से जो है मिलने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे बार बार यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इसका जो है जल्दी से कोई सॉल्यूशन निकाला जाए। कुल मिलाकर हमारे कहने का मतलब तो यही है कि अभी हम देख रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश के अंदर जो शिक्षा के हालात है या फिर जो बेरोजगार युवाओं को जो समस्याएं लगातार आ रही है,
इस सरकार से बड़ी उम्मीदें लोगों को थी, बड़ी जो है वादों के साथ ये सरकार सत्ता में भी आई थी। एक सरकार केंद्र में बैठी है जिसने 2 करोड़ नौकरियां हर साल देने का वादा किया। एक सरकार हमने प्रदेश में बनाई जिसने हर साल जो है 1 लाख लोग बेरोजगारों को नौकरी देने का वादा किया। दोनों सरकारें अपने वादों को पूरा नहीं कर पाई है, लेकिन जो छोटी-मोटी नौकरियां मिल भी रही है, अगर वो समय रहते लोगों को नहीं उसको जो है पूरा किया जाएगा, उन भर्ती प्रक्रियाओं को पूरा नहीं किया जाएगा या उसमें इस तरीके का भ्रष्टाचार शामिल होगा कि कभी पेपर लीक हो रहा है, कभी क्वेश्चन पेपर लीक हो रहा है आपका, कभी आपका रिजल्ट उसका समय से नहीं आ रहा है, आप ज्वाइनिंग नहीं दे रहे हैं, इंटरव्यू के अंदर जो इस तरीके की वहां पर जो है करप्शन शामिल है, तो फिर आने वाले समय के अंदर जो युवाओं के अंदर ये हताशा है या इस तरीके की जो एक रोष बढ़ रहा है, वो और ज्यादा बढ़ेगा और हम जो उनकी ऊर्जा को सही तरीके से देश के विकास के लिए या हमारे प्रदेश के निर्माण के लिए उसको इस्तेमाल करना चाहते हैं, वो किसी दूसरी दिशा के अंदर भटकाव के अंदर जाएगी, जो आज हम अपनी राजधानी के अंदर देख रहे हैं कि वो किस हालात में आज पहुंच चुके हैं कि वो सरकार से जहर मांग रहे हैं। तो ये नौबत नहीं आनी चाहिए थी। सरकार को इस मुद्दे की संवेदनशीलता को समझना चाहिए था और उसे समय रहते जो है रिजॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए थी। जी चंदन जी, सब्र टूट रहा है अब युवाओं का कहीं ना कहीं, और आपकी सरकार ने लगभग 20,000 पद भरने की बात कही है और कैबिनेट से मंजूरियां भी धड़ाधड़ दी जा रही हैं, लेकिन पद भरेगा कौन? आपका राज्य चयन आयोग अभी तक फंक्शनल नहीं हो पाया है क्योंकि 80% तक नियुक्तियां तृतीय श्रेणी और उससे नीचे की हैं, वो वहीं से भरी जानी है। और लोक सेवा आयोग ने 1 साल में छुटपुट कुछ पद भरे हैं, ठीक है। तो आप कैसे रोजगार देंगे जब तक कि आपका ये राज्य चयन आयोग फंक्शनल नहीं हो पाएगा? क्या नाम बदलने से कुछ नहीं होता? कर्मचारी हटा दिया लेकिन काम तो उसने वही करना, कर्मचारी भरने हैं, लेकिन उसको फंक्शनल तो करो। एक आईएएस अधिकारी है जो किसी विभाग को उसको एडिशनल सा चार्ज दे दिया है, वो महीने में 2 बार जाता है हमीरपुर में और टूर टार करके अपना इधर-उधर घूम के आ जाता है। फंक्शनल क्यों नहीं हो पा रहा है ये? दिक्कत वो है सबसे बड़ी इस समय सवाल। देखिए डॉक्टर कैसे साहब, भरोगे 20,000 पद आप 1 साल देखिए में? डॉक्टर साहब, पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि हमारी सरकार को 1 साल के लिए नहीं बनी, हम 5 साल के लिए सत्ता में आए हैं और लगातार लेकिन आपने हर साल 1 लाख रोजगार देने की गारंटी दी है ना। सवाल वो है, 1 साल तो निकल गया, कोई रोजगार नहीं आया उसमें। अब दूसरे साल में 20,000 पद भरने, लेकिन जनवरी महीना खत्म होने को है, लेकिन आपका फंक्शनल ही नहीं हो पा रहा कर्मचारी देखिए, चयन आयोग। मैं बता रहा हूं कि हम 5 साल के लिए सत्ता में आए हैं और जी जॉब अपॉर्चुनिटीज की तलाश हम केवल गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं, प्राइवेट सेक्टर में, टूरिज्म सेक्टर में लगातार इस डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। और जो चयन आयोग को लेकर बात है, जब भी चयन आयोग जो बनने वाला है उसमें पारदर्शिता और न्यायदर्शिता का विशेष ध्यान रखा जाएगा। कोई गलत आदमी, कोई नकल मार के आदमी, कोई पेपर लीक करके आदमी सिस्टम में ना पहुंचे, इस व्यवस्था को लेकर हमारी सरकार बहुत सजग है। और जो पेपर कंडक्ट करेगा वो कमीशन या चयन बोर्ड ही करेगा। पिछली सरकार की तरह नहीं कि जो पुलिस भर्ती थी उसे पुलिस डिपार्टमेंट कंडक्ट कर रहा था। पुलिस डिपार्टमेंट में कोई ऐसी ट्रेनिंग या कोई ऐसी फिजिकल उनको एक्सरसाइज नहीं कराई जाती कि वो पेपर कंडक्ट करे। पटवारी प्रवेश परीक्षा एचपी यूनिवर्सिटी कंडक्ट कर रही है। और जब वो नकल जो पेपर लीक के कितना बड़ा मामला सामने आया तो सरकार उसमें बिल्कुल सहज नहीं थी पिछली। उन्होंने एक भी गिरफ्तारी उस मामले में की हो तो बताएं। वो बाहरी राज्यों में घूमते रहे मेन कल्प्रिट को पकड़ने में, लेकिन यहाँ गली गली सड़कों पर वो पेपर बिकते रहे, उस पर किसी ने कोई बात नहीं कही। दूसरी बात है पारदर्शिता। अभी हमारे युवा नेता ने बताया कि असिस्टेंट प्रोफेसर की लास्ट भर्ती भी हमारी सरकार में हुई थी और ये वाली भी इसी सरकार में हुई। तो उसमें अगर एक भी केस ऐसा तो पारदर्शिता का कि गलत तरीके से कोई उसमें भर्ती हो तो हमें बताएं। जबकि पिछली सरकार में एचपी यूनिवर्सिटी में 350 के करीब भर्तियां हुई, जो सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी है वहां भर्ती की गई, और उसमें एक भी अगर जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है या जो उसके मापदंड थे उनका पूरा बहिष्कार हुआ। जिन लोगों को हम नर्सरी स्कूल में भर्ती ना करें उन्हें सीधा यूनिवर्सिटी पहुंचा दिया गया। एक खास विचारधारा के लोग थे जिनकी लिस्टें जाती थी फाइनल होके और वही अपॉइंटमेंटें होगी। उनके एलिजिबिलिटी थी उसे नहीं देखा गया। एक एमए स्टूडेंट को सिलेक्ट कर पीएचडी वालों को दरकिनार कर दिया गया। रिसर्च पेपर तो दूर की बात, जिनकी एक सिंगल रिसर्च साइटेशन थी आज वो भी कॉलेजों में वो भी यूनिवर्सिटियों में बैठे हैं। इसको लेके भी कई प्रश्न उठे, कई वो हुए। और दूसरी बात, जो हमारी कैबिनेट के फैसले होते हैं, हमारी कैबिनेट बैठ के लेती है, मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में होती है, उसमें कोई भी संगठन का महामंत्री या दिल्ली से भेजा हुआ कोई जो पदाधिकारी हो वहां नहीं होता। जो सरकार के फैसले बदले या सरकार पर
कोई अपना जो है निर्देश वो थोपे। तो यही व्यवस्था परिवर्तन है कि पिछली सरकार में भी इसी तरह से प्रोटेस्ट होते थे, डिसेंट होते थे। कभी मुख्यमंत्री ने बाहर आकर उनसे बात की, कभी मुख्यमंत्री ने उनको अंदर बुलाया, वो तो पुलिस को बाहर भेज देते थे, पुलिस लाठीचार्ज करती थी। उनपे जो इलीगल थे, गलत तरीके से पर्चे दर्ज किए गए, जिसने अपनी आवाज उठाई कर्मचारियों पर पर्चे दर्ज किए गए। तो हमारे मुख्यमंत्री इस मामले में सजग है, बार बार वो अभ्यर्थियों के साथ बैठ के बात कर रहे हैं और जल्दी ही इस पर कोई ना कोई ठोस कदम पर हम पहुंचेंगे। चंदन जी, आपने बात की कि पिछली सरकार में भाई भतीजावाद से विशेष विचारधारा के लोगों को यूनिवर्सिटीज में नियुक्तियां दी गई। उस समय की शिकायतें भी बहुत हैं, लेकिन आपकी सरकार ने अभी तक उसकी जांच शुरू क्यों नहीं की? शिकायतें पेंडिंग है सारी पड़ी हुई, जो जांच तो शुरू कर जी, मैं यही पूछना चाह रहा था जी। मैं यही पूछना चाह रहा था कि विश्वविद्यालय के अंदर इतनी भर्तियां हुई और लगातार हम उसकी आवाज उठा रहे थे कि विश्वविद्यालय के अंदर एक विशेष विचारधारा के लोगों को भर्ती किया जा रहा है जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा नहीं करते हैं, और उसको लेकर एक आरटीआई के माध्यम से हमने मुख्यमंत्री साहब, हमारे शिक्षा मंत्री साहब, सबको उसकी पूरी जानकारी दी थी कि इसको लेकर जो एक जांच कमेटी बनाई जाए और इसको रिव्यू किया जाए कि ये भर्तियां कैसे हुई, इसके अंदर कौन लोग दोषी है और उसको भर्ती को तुरंत बर्खास्त किया जाना चाहिए। इनको भर्तियों को जो है तुरंत इसके ऊपर जो है जांच कमेटी बनाई जानी चाहिए। अभी तक पूरा साल बीत जाने के बाद सरकार उसके ऊपर कमेटी नहीं बना पाई, और हम जानते हैं उसमें केवल एक पार्टी के लोग नहीं है, उसमें दोनों पार्टी के लोग हैं, और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दोनों पार्टी के जो भी इनके चहेते लोग भर्ती हुए वो पूरा नहीं करते हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन हमारे कैबिनेट स्तर के जो मंत्री है इसी सरकार में भी और पिछली सरकार में भी, उनके बहुत सारे रिलेटिव या उनके बहुत सारे चहेते लोग जो विश्वविद्यालय के अंदर मंडी में भी और हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में भी भर्ती हुए हैं। और ये इसलिए अब उसको जो है पूरा मामले को दबाना चाहते हैं कि जो आपने 5 साल में किया वो अब हम आने वाले 5 साल में करेंगे। ये पूरा एक जो है गठबंधन बन चुका है दोनों सरकारों के बीच में। और तो एक दूसरा सबसे बड़ा जो सवाल इसके अंदर है कि अगर ये सरकार उसमें जांच करती तो शायद 80% के करीब लोग ऐसे हैं जो कॉलेज कैडर के अंदर भी और विश्वविद्यालय के अंदर प्रोफेसर भर्ती में जो एलिजिबल जो नहीं है और वो जो है उस भर्ती से बाहर होने थे। कॉलेज कैडर के अंदर यही कांग्रेस की सरकार है जिसने वीरभद्र साहब जब मुख्यमंत्री थे तब वो शुरू किया था प्रोसेस कि हिमाचल प्रदेश के अंदर जब कॉलेज कैडर की भर्ती होगी तो उसमें जो रिटर्न का एग्जाम आप करते हैं वो सिर्फ रिटर्न का एग्जाम एक फॉर्मेलिटी है। रिटर्न के एग्जाम में कमीशन में जो आपके मार्क्स होते हैं उसको कोई वेटेज नहीं दी जाती है। रिटर्न एग्जाम में आप टॉपर होंगे, आप मेरिट में बहुत अच्छे भी होंगे, लेकिन आपकी फाइनल सिलेक्शन कॉलेज कैडर में होती है सिर्फ इंटरव्यू बेस्ड पे। और इंटरव्यू में आपको पता है कि इन लोगों को भर्ती किया जाता है, इंटरव्यू में वही लोग भर्ती होंगे जो सरकार के करीब होंगे। बिल्कुल, तो ये करप्शन को बढ़ावा देने वाली चीजें हैं। गुणात्मक शिक्षा की बात मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये बड़ा वैलिड है कि इन्होंने जांच के लिए पूरे डॉक्यूमेंट भी दे रखे हैं और भी इससे पहले की कई शिकायतें हैं, क्यों नहीं जांच कर रहे? कहीं ना कहीं ऐसे हम इसी तरह से ना युवाओं का विश्वास उठ जाएगा कि भर्तियां सिफारिश से ही होती हैं। हमारे प्रदेश का युवा एक दिन आंदोलन करेगा, सड़कों पे उतर आएगा, यही हालात रहे तो। जी, जब यूजीसी जब कोई यूनिवर्सिटी की भर्ती होती है तो उसमें प्रदेश सरकार का कोई नॉमिनी होता है, उसमें एक नॉमिनी यूनिवर्सिटी का होता है और एक यूजीसी नॉमिनी होता है और एक सब्जेक्ट एक्सपर्ट होता है। यूनिवर्सिटी प्रदेश सरकार की है, कोई पाकिस्तान गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी नहीं है, वो प्रदेश सरकार की है, हिमाचल गवर्नमेंट ही उसको गवर्न कर रही है ना। जांच के आदेश तो दिए जा सकते हैं। मैं आपकी जानकारी को थोड़ा तरताजा करना चाहूंगा। ये इन यूनिवर्सिटी के पास ऑटोनॉमी होती है, चाहे वो स्टेट यूनिवर्सिटी है चाहे सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, आप लोगों ने रखी नहीं है। वो ऑटोनॉमी जो यूनिवर्सिटी के पास होती थी वो बची नहीं है, पिछली सरकार ने उसको पूरा इस्तेमाल किया। ये थोड़ी उसको इस्तेमाल नहीं कर पा रही है। जी, वो ठीक है, एक बैकडोर एंट्री के माध्यम से ऑटोनॉमी को लागू नहीं किया जाता, लेकिन जो स्पष्ट बात है, जो कागजों में एंटर है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में है, संविधान में है कि यूनिवर्सिटी के पास एक ऑटोनॉमी होती है और सरकार का उसमें डायरेक्ट रोल पे कोई हस्तक्षेप नहीं होता। और जहां तक बात प्रोटेस्ट की है, हमारे एक विधायक ने विधानसभा में भी, धर्मपुर से विधायक आते हैं चंद्रशेखर जी, विधानसभा में उन्होंने सरदार पटेल यूनिवर्सिटी का और एचपी यूनिवर्सिटी का मुद्दा जोर शोर से उठाया। वो जो विधानसभा की कार्यवाही होती है वो रिकॉर्डेड होती है, रिकॉर्ड से कभी गायब नहीं होती। तो ये जो भर्तियां हुई हैं, इनमें से कुछ लोगों पे, एक दो पे कार्रवाई हुई भी है एचपी यूनिवर्सिटी में, शायद हमारे छात्र नेता को मालूम होगा।
तो और आने वाले दिनों में हमारी भी मांग रहेगी कि इस पर कार्रवाई हो, और जो यूनिवर्सिटीज की वर्किंग है इस पे भी कहीं ना कहीं हम लगातार प्रश्न उठाते रहे हैं। चाहे इनके पिछले वाइस चांसलर जो आज राज्यसभा मेंबर हैं, उन्होंने एक गलत तरीके से कानून बना के अपने बेटे को डायरेक्ट पीएचडी में एडमिशन दे दी। बोला हम लोगों ने पीएचडी में एडमिशन ले ली हो तो हम एंट्रेंस पास करके संघर्ष करके आएंगे, लेकिन इनके चहेतों के बच्चे डायरेक्ट नौकरियों में भी आएंगे, डायरेक्ट एडमिशन भी लेंगे। तो इस चीज के खिलाफ लगातार हम आवाज उठाते हैं, और चाहे सरकार हमारी है तो हम भी सरकार के जो उसमें इसको जी, बिल्कुल सही बात कही इन्होंने। और मुझे ऐसा लगा कि शायद कांग्रेस को सारी चीजें पता है कि यूनिवर्सिटी में फर्जी एडमिशन हो रही है, विश्वविद्यालय के बड़े-बड़े अधिकारी अपने बच्चों को ताकि अब विराम देते हैं, हमारा समय भी पूरा हो रहा है। मैं एक पंकज जी से क्वेश्चन ले लूं। पंकज जी देखिए, रोजगार से बात चली, युवाओं के वहां से चली, और आपकी यूनिवर्सिटी में आप लोगों ने जो पिछले 5 सालों में भर्तियां की हैं दोनों जगह, वहां पे भी आपकी उंगलियां उठ रही हैं। कर्मचारी चयन योग में भर्तियां हुई, उस पे भी उठी, पेपर लीक के लेके पुलिस भर्ती का भी मामला उठा। तो क्या सरकार सोई रही 5 साल, कहीं देखा ही नहीं किसी एजेंसी को कि क्या हो रहा है? बड़ा आरोप है ये भी। देखिए, अमित जी ने कहा और चंदन जी ने कहा, ये जो जितनी यूनिवर्सिटीज में भर्ती हुई हैं ये बिल्कुल पारदर्शिता से हुई हैं। अब जिस समय जिस सरकार में जो भर्ती होती हैं, ये जो विपक्ष उस समय होता है वो यही कहता है कि ये अपने आदमियों की इन्होंने की है। ऐसा कुछ नहीं है। इसमें हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, वहां पर ये जा सकते थे। ये अभी इनके पास समय है, कांग्रेस के पास पूरा ये है, ये जांच करवा लें कि कौन। कभी ऐसा हो सकता है कि जो एमए लड़का है वो प्रोफेसर लगा देना, इन्होंने असिस्टेंट प्रोफेसर लगा देना। आप इसमें थोड़ा आप देखिए ना कि जो आप, ये मैं मान सकता हूँ कि कोई लगाएगा, पर उसको नहीं, आपके सरदार वल्लभ का बड़ा मामला है, एक बड़ा चर्चित मामला है। तो चाहिए। एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको ना। रीजनल सेंटर धर्मशाला जो एचपी यूनिवर्सिटी का ही सेंटर है, वहां पर एक प्रोफेसर लगे हैं हिस्ट्री डिपार्टमेंट में। यूनिवर्सिटी का ऑर्डिनेंस और यूजीसी की रेगुलेशन बोलती है कि कोई भी प्रोफेसर अगर यूनिवर्सिटी में भर्ती होता है, असिस्टेंट प्रोफेसर, किसी भी लोअर क्लासेस में उसके 50% से बिलो मार्क्स नहीं होने चाहिए। किसी भी लोअर क्लासेस में 50% से बिलो उसके मार्क्स नहीं होने चाहिए। 39% इन +2। चलिए पंकज जी कह रहे हैं कोर्ट में जाएं, ऐसे लोग क्यों नहीं कोर्ट में गए? ठीक है, बाहर कांग्रेस की सरकार है, अब ठीक है, चलो जो हुआ है। चलिए, तो आज हम चर्चा कर रहे थे कि प्रदेश का युवा सड़कों पे उतर आया है और रिजल्ट नहीं निकल रहा है लंबे समय से, और वो मांग कर रहे हैं कि या तो हमें ज़हर दे दो या नौकरी दे दो, हमारा रिजल्ट निकाल दो। बहुत सालों से हम इसका इंतजार कर रहे हैं, 3 साल का समय बहुत होता है, 3-4 साल का। और मुख्यमंत्री जी से आज सुबह वो मिले हैं। मुख्यमंत्री जी ने कहीं न कहीं उनको एक इशारा किया है कि बाकी मंत्रियों से वो मुलाकात करें। शायद बाकी मंत्रियों की कोई नाराजगी है। मामला सुप्रीम कोर्ट से भी आ गया, कंडीशनल रिजल्ट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि 12 सप्ताह के भीतर कर दिया जाए। 9 नवंबर का आदेश है, लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। तो अब क्या व्यवस्था होगी? इसी बीच हमने चर्चा की तो पिछली सरकार के समय में विश्वविद्यालयों में हुई नियुक्तियों को लेके भी काफ़ी बातें आई कि वहाँ पे भी भाई-भतीजावाद हुआ है। एक विशेष विचारधारा के लोगों को तरजीह दी गई है। पुलिस भर्ती का भी आया, वहाँ भी पेपर लीक हुए हैं। तो पेपर लीक तो बहुत सारे हुए, और कहीं न कहीं कांग्रेस के नेता पेपर लीक मुख्यमंत्री भी कहते आए हैं जयराम ठाकुर जी को। तो आज हमने इसी विषय पे चर्चा की। आप सबने चर्चा में भाग लिया, मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ।